Cannabis, a plant with mysterious past, misunderstood from first to last. Let's shed the myths. Let's seek the truth. Empowering minds from our youth. Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I'm also good. So this is like part 1 of the series, as I have already uploaded a video in which I have given an introduction about what the upcoming videos will be related to. And if you guys haven't watched that video, make sure to check out that video as well, because अगर नहीं देखी तो connection का पता नहीं चलेगा. Alright, without making this video too long, let's dive straight into the main topic. Now the question arises, can I say that this is my signature line? Yes, it is undoubtedly. हर कहीं तो बोल रही हूँ. ओके, मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. सो मेन टॉपिक आज का ये है कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैनबिस कैसे इलीगल हुई, क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजंस थे, कब इलीगल हुई, पहले कहाँ हुई. तो एक बात है, many people assume that cannabis was made illegal through some kind of processes like medical, scientific and government hearing. But you know what? Actual story shows a much different picture. एंड वो पिक्चर देखने के लिए आपको 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जाना होगा. तो आपको मैं लेके चलती हूँ 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब मैं सारे फैक्टर्स को पॉइंट्स में बताने वाली हूँ. तो सो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है अर्ली रेगुलेशन. अर्ली रेगुलेशन मीन्स शुरुआती नियंत्रण. ओके, सो 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में क्या था, यूएस में जो भांग का यूज़ था बहुत प्रिवलेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था. भांग को उस टाइम क्या कहते थे, एक कॉमन इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते थे. किसमें? मेडिसिन में, मेडिसिनल पर्पस से या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस से, लाइक क्लोथ्स, फाइबर्स या उनसे कुछ बने प्रोडक्ट्स में यूज़ होता था. उस टाइम क्या था, कोई रूल्स नहीं थे. तो कुछ लोग भांग को कंज्यूम करते थे रिक्रिएशनल पर्पस, जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पस से यूज़ कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम कोई रूल्स नहीं थे. और उस समय सोसाइटी में भी भांग के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं था, क्योंकि इसको एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट की तरह लिया जाता था. कोई हाइप नहीं थी इस चीज़ की. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट इज इनफ्लक्स ऑफ मैक्सिकन अमेरिकन्स. इसका मतलब है कि जो मैक्सिकन अमेरिकन्स हैं वो यूएस की साउथ वेस्टर्न स्टेट में आने लगे, वहाँ शिफ्ट होने लगे. तो क्यों शिफ्ट होने लगे? इसका एक मेन रीज़न था कि 1910 यानी 20th सेंचुरी में मैक्सिको में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यानी एक क्रांति स्टार्ट हुई थी. तो उस रेवोल्यूशन का मेन एम ये था कि मैक्सिको की सोशल और पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं उसमें चेंजेस लाए जाएं, वहाँ सोशल प्रॉस्पेरिटी और जस्टिस एस्टैब्लिश हो सके. तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने साउथ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिफ्ट होना शुरू कर दिया. क्यों? वो अपने लिए एक अच्छे जीवन की शुरुआत करने के लिए जा रहे थे, वो इस चीज़ को ढूंढ रहे थे, वो वहाँ चले गए, वहाँ काम करने लग गए. लेकिन वो जब वहाँ काम करने लग गए तो वहाँ के जो नेटिव्स थे उनके लिए बहुत से इश्यूज क्रिएट होने लग गए. तो वो इश्यूज क्या थे ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जीनोफोबिया. जीनोफोबिया मीन्स विदेशी भय या पराये देशों के लोगों से डरने की अवस्था. क्या हुआ, जब मैक्सिकन्स यूएस की स्टेट्स में आ गए तो वहाँ के नेटिव्स के लिए वो कंपटीशन लगने लगे. वो जो मैक्सिकन्स थे वो वहाँ के लिए आउटसाइडर्स का रोल प्ले कर रहे थे, और जो वहाँ के जो फार्मर्स थे ना, जो छोटे लेवल के फार्मर्स थे और जो बड़े फार्मर्स थे, उनके बीच चीप मैक्सिकन लेबर्स के लिए झगड़े होने लग गए. और उस समय डिप्रेशन आने लग गया, जिसकी वजह से जॉब्स भी कम हो गई और रिसोर्सेज भी कम हो गए. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पॉइंट इज लिंक टू काउंटर कल्चर मूवमेंट्स. अब ये काउंटर कल्चर मूवमेंट्स क्या होती है? ये एक ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें कि सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अपोज काम किया जाता है और एक नए और अलग तरीके से ज़िंदगी जीने की कोशिश की जाती है. तो अब इसका भांग से क्या रिलेशन, अब मैं आपको बताती हूँ. वियतनाम में वॉर चल रही थी जब 1960 में, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट की भावना बढ़ती गई. वहाँ के लोग आवाज़ उठाने लग गए, इस चक्कर में आवाज़ उठाने लग गए. और क्या हुआ कि जो मैरिजुआना का सेवन है वो काउंटर कल्चर मूवमेंट से जुड़ गया, क्योंकि ये अपोज कर रहा था वहाँ की सोशल नॉर्म्स को और वैल्यूज़ को. इसीलिए मैरिजुआना और काउंटर कल्चर मूवमेंट्स जुड़ गए. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. अब होता है ना अक्सर ऐसा कि कुछ भी जब नया सब्सटेंस आता है, जब लोग
उसके बारे में पता नहीं होता, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स या कुछ भी उसके बारे में पता नहीं होता, तो लोग अक्सर डर जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ उस टाइम की, तो उस टाइम क्या था, साइंटिफिक नॉलेज भी कम थी और लोगों में जो कैनबिस को लेके एक डर पैदा हो गया था कि यार इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, यार इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये जो डर था ना, ये भी कैनबिस को इलीगल बनाने के लिए एक कदम उठाया इस डर ने भी। सो मूविंग टू व्हाट नेक्स्ट पॉइंट इज येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म एक ऐसी टर्म है ना जो एक सेंसेशनल, एग्जैजरेटेड और मिसलीडिंग न्यूज़ को डिस्क्राइब करता है। इसमें क्या है ना, न्यूज़ चैनल आ जाएगा आपका, न्यूज़ पेपर आ जाएगा और बहुत से मीडिया आउटलेट्स आ जाएंगे जो कि बहुत ही मिसलीडिंग इमेजेस, ओवर द टॉप लैंग्वेज और ट्रूथ को डिस्टॉर्टेड करके कुछ भी सेंसेशनल हेडलाइंस देके न्यूज़ को दिखाते थे। तो येलो जर्नलिज्म ने ना कैनबिस को इलीगल करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें क्या था कि जो येलो जर्नलिज्म था ना, उसने कैनबिस के खिलाफ बहुत ही भयानक, यानी आप कह सकते हो खौफनाक स्टेटमेंट्स दे दिए। उसने कह दिया, अगर आप एक बार भी सेवन करोगे ना कैनबिस का तो मर जाओगे। अगर तुम कैनबिस का सेवन एक बार भी कर रहे हो ना तो तुम किसी को मार दोगे। तुम एक बार भी कर रहे हो तो ऐसा होगा वैसा, मतलब बहुत भयानक, जिससे कि लोग बहुत डर गए थे। तो कैनबिस को इलीगल करने के लिए ना येलो जर्नलिज्म में का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम और रोल्स देखते हैं, क्या क्या रोल्स थे कैनबिस को इलीगल करने में, क्या क्या फैक्टर्स थे। अभी तक तो हम बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ बैठे, अब नेक्स्ट में जाते हैं, पढ़ नहीं समझ बैठे, अब नेक्स्ट में जाते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीफर मैडनेस। रीफर मैडनेस जो थी ना, एक मूवी थी, 1936 में एक मूवी बनाई गई जिसमें कि कैनबिस के यूज़ को छोड़ के उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बहुत ही शानदार और चमकदार तरीके से दर्शाया गया इस मूवी में। तो एक्चुअली दिस मूवी इज बेसिकली नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक एंड अनरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैरिजुआना कंजप्शन, कि आप ऐसा करेंगे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। बहुत ही चमकदार तरीके से बताया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट रोल रहा मैरिजुआना को इलीगल करने में हैरी जे एंसलिंगर का। ही वॉज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन। उनका इन्फ्लुएंशियल ऑरा और पॉलिटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था। उन्होंने अपनी इस पोजीशन को एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उन्होंने कैनबिस को इविल वीड या पब्लिक एनिमी नंबर 1 के शब्दों से नवाजा। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ओपियम या फिर कोकेन को इलीगल करने से वो एम्पायर बिल्ड नहीं कर पा रहे, अपना एजेंसी बिल्ड नहीं कर रहे, मतलब दैट वुड नॉट बी इनफ फॉर हिम टू बिल्ड हिज एजेंसी। सो उन्होंने क्या किया, मैरिजुआना को ले लिया कि अब हम मैरिजुआना को इलीगल करेंगे। और मैरिजुआना को इलीगल करने के लिए उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का, मीडिया का यूज़ करा। उन्होंने बहुत खतरनाक स्टेटमेंट्स दिए जो कि इस तरह से थे, इफ़ यू स्मोक अ जॉइंट यू आर लाइकली टू किल योर ब्रदर। मैरिजुआना इज द मोस्ट वायलेंट ड्रग, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि रीफर मेक्स डार्केस्ट थिंग दे आर एज गुड एज वाइट मैन। मतलब रेसिज्म को भी जोड़ दिया, नेगेटिविटी को भी जोड़ दिया, वायलेंस को भी जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बाद कि ये मेरा जो आज का सेशन है, जो आज का मेरा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं उसको कंक्लूड कर दूँगी। लास्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज़ में पार्टिसिपेट किया। उसको अब जाना जाता है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के नाम से। सो अकॉर्डिंग टू देम जो भी नशीले सब्सटेंसेस हैं उनके यूज़ और ट्रेड को रेगुलेट करना है। तो इन्होंने क्या किया, कोकेन, ओपियम, हीरोइन, इसके साथ मैरिजुआना को भी डाल दिया और इसी के साथ सो दिस एग्रीमेंट रेगुलेटेड द यूज एंड ट्रेड ऑफ मैरिजुआना वर्ल्ड वाइड। यहाँ से शुरुआत हुई कैनबिस के इलीगल होने की। ये सब फैक्टर्स थे जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, पर बहुत सारी चीज़ों ने कैनबिस को इलीगल कर दिया। Alright, I'm done with my today's video. Guys, I have shared everything I could and everything I know about this video. This topic actually, sorry. So, if I have missed anything, I apologize. क्योंकि हिस्ट्री में अपना थोड़ा हाथ टाइट है. Okay, I would like to request my YouTube audience
to provide their valuable feedback, guys, as it will help me further to improve my videos. Your input is highly appreciated, guys. Provide your valuable feedback. Thank you so much. Stay tuned for the part 2 and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for updates. Bye.